नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आरके सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि है यारलुंग जांगबो रिवर डैम प्रोजेक्ट से रिलेटेड। चाइना की तरफ से बहुत बड़े बड़े डैम बनाए जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। यहाँ पर केवल एक मेन डैम दिखाया गया है जिसका नाम है जांगमू डैम। यदि यहाँ पर 4 डैम चाइना बना देता है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, तो भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। कैसे हो सकता है? नीचे के एरिया में पानी की मात्रा कम हो जाएगी। चाइना यदि इसके पानी का यूज कर लेता है, उसको कंट्रोल करता है डैम बना करके उसके फ्लो को, प्रवाह को, तो जाहिर सी बात है नीचे के रहने वाले स्टेट के लिए ये समस्या का एक विषय हो सकती है। दूसरे नंबर की बात यह है, बारिश के समय में यदि वो पानी छोड़ देगा तो हमारा क्या हाल होगा। तीसरी नंबर की बात यह है, सूखे वाले टाइम में, गर्मी के दिनों में यदि हमको जब पानी की जरूरत है उस समय में वो पानी को रोक देता है तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। इस प्रकार से चाइना एक तो अपनी कमाई कर रहा है, दूसरा कोल से अपने आप को अलग करके किस सेक्टर में आ रहा है, वो वापस हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ में वापस हो रहा है। तीसरी नंबर की बात यह है, वो इंडिया को भी काउंटर करने का काम कर रहा है इस डैम के माध्यम से। मतलब इस प्रकार के डैम जो बनाए जा रहे हैं दोस्तों, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। कैसे करके इस विवाद को खत्म किया जा सकता है, इंटरनेशनल कानून कौन कौन से हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे यारलुंग जांगबो रिवर डैम के बारे में, इस नदी के बारे में भी जानेंगे, और ये जो प्रोजेक्ट है किस प्रकार से हमें नुकसान पहुंचाएगा, न केवल इंडिया को, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस डैम से प्रभावित होने वाली हैं। ये मैप है जिसमें बताया जा रहा है कि भाई ये जो तिब्बत का ऑटोनोमस रीजन है, इस रीजन से यारलुंग जांगबो रिवर, जिसको यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जब ये रिवर इंडिया में एंटर करती है तो इसको हम ब्रह्मपुत्र बोल देते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अलग नाम है इसका, असम में इसका अलग नाम है, और ब्रह्मपुत्र रिवर को ही बांग्लादेश में अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा पद्मा के नाम से इसको बोला जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों यारलुंग जांगबो रिवर के बारे में कि कहां से ये निकली है, कहां से ये प्रभावित होती है, ये सब बातें यहाँ पर बताई जाती। जैसे एक ग्लेशियर है जहां से इसकी उत्पत्ति मानी जा रही, क्या नाम है उसका, कैलाश पर्वत के पास अंगसी ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति हुई है। वहीं यदि हम बात करें यारलुंग सांगपो, तिब्बत में ही इसका नाम है, अरुणाचल में इसको हम सियांग बोलते हैं, असम में एंटर करती है तो इसको हम ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं। अब एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि ये काफी हाइट पर लोकेटेड है। जैसे इंडिया में ऊपर की तरफ जाएंगे तो हाइट बढ़ते जाती है, तो हिमालय पर्वत वाले एरिया में ही ये लोकेटेड है। मतलब ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रमुख नदियों में से एक मानी जाती है। और भी यदि क्लियरली हम बात कर लें, हिमालय से इसकी तुलना करें कि हिमालय के किधर पड़ेगी है, तो हिमालय के उत्तरी ढाल के साथ साथ में ये बहते जाती है। खास बात यह है, काफी ऊंचाई से आ रही है तो इसकी स्पीड ज्यादा है। स्पीड ज्यादा होने से ये क्या है, अपने रास्ते में सब चीजों को खोदते जाती है, ज्यादा गहरी, इसलिए इसको माना जाता है। ये इसकी कुछ डायमेंशन दी गई जिसको आप देख सकते हैं, जैसे कि टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर की है। इसके अलावा कितना वर्ग किलोमीटर इसका पानी का एरिया है, और साथ ही साथ गहराई इसकी कितनी है। अब न्यूज की हम बात करें कि ये चीज आखिर न्यूज में क्यों रही है, तो देखिए चाइना बहुत बड़े बड़े मैसिव डैम का निर्माण यहाँ पर कर रहा है। बहुत सारे डैम ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी वो बना चुका है, कुछ ऐसे हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं, इसलिए ये चिंता का विषय है। एक बहुत ही बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम लोअर सेक्शन जो है अपर स्ट्रीम ऑफ द यारलुंग रिवर का तिब्बत में वो बनाने जा रहा है, इसलिए ये हमारे लिए चिंता का विषय है। अब ये जो चिंताएं हैं, मतलब इससे जो नुकसान होगा वो अलग अलग टाइप का होगा। जैसे कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, पर्यावरण, लोकल जो एनवायरनमेंट है वो प्रभावित होगा। कैसे प्रभावित होगा, पानी का नेचुरल फ्लो आप रोक रहे हैं तो आगे चल करके
बाढ़ का एक कारण बनेगा, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, इस क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं। यदि आप बांध बना देते हैं तो भूकंप की जो इंटेंसिटी है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तीसरे नंबर की बात यह है, आजू बाजू के जो एरिया है वो डूब क्षेत्र में आ जाते हैं, डूब जाते हैं, ठीक है। और जो वाटर का फ्लो है डाउन स्ट्रीम वाले एरिया में, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, हमें खेती बाड़ी के लिए पानी चाहिए, बिजली बनाने के लिए पानी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रभावित होने वाली हैं। सबसे बड़ी बात आ जाती है बायलैटरल रिलेशन। चाइना ने जब से ये काम चालू किया है, इंडिया के लिए तो टेंशन वाली ये बात हो गई है। साथ ही साथ इसमें बांग्लादेश भी शामिल हो गया है, क्योंकि ये बांग्लादेश से भी होकर के गुजरती है। अब थोड़ा सा तो नॉलेज हम देख लिए हैं रिवर के बारे में, वही बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। इसकी उत्पत्ति हुई है तिब्बत वाले रीजन से, ये यहाँ से ओरिजिनेट हुई है। यारलुंग जांगबो को ब्रह्मपुत्र बोला जाता है जब ये इंडियन स्टेट ऑफ असम में पहुंचती है। इसके बाद बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो कि आकर के इसमें मिलती हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसको सियांग के नाम से भी जाना जाता है। फिर से वही चीजें हैं जो हम ऑलरेडी से ऊपर देख चुके हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर हम लोगों के दैनिक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत सारे लोग मछली पकड़ते हैं, अपनी रोजी रोटी उसी से चला रहे हैं। बहुत सारे लोग इसके किनारे रह रहे हैं, ठीक है, खेती बाड़ी कर रहे हैं, आजीविका का ये साधन है। तो सीधे सीधे लोग इससे जुड़े हुए हैं। अब चाइना यहाँ पर बहुत सारे डैम बना रहा है। ये छोटे छोटे जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब डैम ही है। जैसे एक का नाम दिया गया है जांगमू डैम, 510 मेगावाट इसकी कैपेसिटी रहेगी। क्यों ये डैम बनाए जा रहे हैं? एक इसके बाद ये देखिए मेडोग डैम, एकदम पास में ही बना दिया है उसने, ठीक है। ये भी एक दिक्कत वाली बात हो जाती है इंडिया के लिए। व्हाइट कलर से आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो व्हाइट कलर है, 1 2 3 4 प्लानिंग किया है उसने। पीला कलर जो दिखाई दे रहा है वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, 1 2 3 अंडर कंस्ट्रक्शन में है। और कंप्लीटेड कितने हैं? 1। मतलब जांगमू डैम 510 मेगावाट कैपेसिटी का वो ऑलरेडी से कंप्लीट कर चुका है। अब डैम जो बनाए जा रहे हैं उसी के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं भाई, ठीक है, कि ये डैम वो क्यों बना रहा है। मेन उद्देश्य है उसका बिजली का निर्माण करना। कोयले से मुझे बिजली नहीं बनाना है, मैं जल्दी से जल्दी अपना जो नेट जीरो कार्बन है उसको अचीव करना चाहता हूँ। 2060 का मैंने लक्ष्य रखा है, ऐसा चाइना का कहना है। अब इस रिवर के ऊपर अलग अलग डैम बनाए गए हैं। इन डैम को जो है रन ऑफ द रिवर परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। चाइना कहता है कि मैं कभी भी इसके पानी के फ्लो को रोकूंगा नहीं, ठीक है, पानी नेचुरली बहते रहेगा, मैं बांध बना करके उसके फ्लो को नहीं रोकूंगा, इससे ज्यादा कोई नुकसान होने वाला नहीं। लेकिन ये तो कहने वाली बात है। वहीं यदि हम बात करें टोटल जो परियोजना है, इसकी जो क्षमता है 60,000 मेगावाट है। मतलब यहाँ पर यारलुंग जांगबो हाइड्रो पावर परियोजना बनाई जा रही है, इसमें सब डैम को हमने शामिल कर दिए। सबकी कैपेसिटी 60,000 मेगावाट बताई जा रही है। यदि ये कंप्लीट कर लेगा ना तो ये दुनिया की सबसे बड़ी बिजली परियोजना मानी जाएगी जो कि पानी से बनाई जा रही। अब इसमें कुछ कुछ डैम है जो कि जैसे कि नाम है जंगमू डैम 510 मेगावाट, 2014 में इसको चालू किया गया। फिर आ जाता है ग्यात्सा डैम, 320 मेगावाट की कैपेसिटी 2021 में इसने चालू कर दिया था। फिर आ जाता है मेडोग डैम, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, 60,000 की कैपेसिटी है इसकी। ये दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध होने वाला है। अब भारत और चीन को लेकर के इसमें बहुत सारी चिंताएं हैं दोस्तों, ठीक है। चीन, अब भारत कहता है कि हमारे यहाँ पर पानी की कमी हो जाएगी, लेकिन चीन का कहना है कि ये तिब्बत के डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और अभी ये इसमें डेवलपमेंट का काम चल रहा है। आगे और भी हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। चाइना ने डिसीजन लिया है कि हम यारलुंग जांगबो के ऊपर एक डैम का निर्माण करेंगे, ठीक है। ये इसकी एक ब्रॉडर स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी कैसी थी? उसने बोला था कि भाई मुझे कोल से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ आगे बढ़ना है, पार्टिकुलरली मुझे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से बिजली बनाना है, मतलब पानी से वो बिजली बनाना चाहता है। इस चीज का उल्लेख उसने किया था 14वें नंबर का जो 5 ईयर प्लानिंग है। टाइम पीरियड क्या है? 21 से लेकर के 2025 तक।
चाइना का कहना है कि 2060 तक नेट जीरो कार्बन को हम अचीव करेंगे, मतलब उतना ही उत्सर्जित करेंगे जितना हम एब्सॉर्ब कर सकें। लेकिन ये जो लार्ज स्केल के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रहते हैं ये सिग्निफिकेंट कंसर्न पैदा करते हैं। ये यहाँ पर जो डैम हैं उनके नंबर बताए गए हैं 1, 2, 3, 4। पहले नंबर पे है डागू 640 मेगावाट है। सेकंड नंबर का है जिक्सू ये वाला, और तीसरे नंबर में आ जाता है जांगू 510 कैपेसिटी इसकी, और चौथे नंबर पे 320 मेगावाट है, ठीक है, जिसका नाम है जियाछा डैम, और ये है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। अब यहाँ पर यदि डैम चाइना बना रहा है तो यहाँ पर बहुत सारे क्रिटिकल इश्यूज उत्पन्न हो जाते हैं, इंटरनेशनल वाटर लॉ से रिलेटेड है ये। मतलब चाइना यदि हमारी बात नहीं मान रहा है, मतलब वो इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन भी कर रहा है। इस चीज को भी यहाँ पर देखने वाली बात हो जाती है। कैसे कैसे? पहले नंबर में कानून आ जाता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द नॉन नेविगेशनल यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेस, इसको बोलते हैं यूएन वाटर कोर्सेस कन्वेंशन 1997, ठीक है, जो कि जोर देता है किसके ऊपर? इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन होना चाहिए पानी का। ऐसा नहीं है कि चाइना ही पूरा पानी को हड़प जाएगा। सेकेंड नंबर की बात यह है, आप किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं इंडिया को, ये यूनाइटेड नेशंस का कानून कहता है। एंड ड्यूटी ऑफ कोऑपरेशन करके आपको चलना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत वाली बात ये हो गई है, यूनाइटेड नेशन ने कानून तो बनाए हैं लेकिन हमने उसके ऊपर साइन नहीं किए हैं, ना ही चाइना ने साइन किया है, इसलिए कोई किसी की सुनता नहीं है। पार्टिकुलरली चाइना ऐसे ही करते जाता है, और ना ही हमने किसी प्रकार का रोबस्ट फ्रेमवर्क लेके आए हैं। हमारे पास कोई डोमेस्टिक लॉ भी नहीं है जिससे ट्रांस बाउंड्री रिवर के पानी को हम कंट्रोल कर सकें। ये भी हमें डोमेस्टिक कहना चाहिए लॉ बिल्कुल नहीं दिखाई देते। अब वाटर शेयर सिस्टम इंडिया एंड चाइना, किस प्रकार से दोनों देश आपस में पानी को मैनेज कर रहे हैं, इसके बारे में यहां पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, एक जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वाटर के ऊपर पब्लिश किया गया था चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा, मेंटेन दैट बीजिंग इज benevolent upper riparian that follows, जो क्या कह रहा है कि भाई ऊपर वाला जो एरिया है रिवर का उसको मैं कंट्रोल करूंगा। कौन बोल रहा है? चाइना बोल रहा है। इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखना है? प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन का, इंटरनेशनल जो नियम कानून बनाए गए हैं उस हिसाब से कोऑपरेशन करके हमको चलना। सेकंड नंबर की बात ये है पीपुल ओरिएंटेशन, ये प्रोजेक्ट होना चाहिए। थर्ड नंबर की बात ये है प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, जो ऑब्लिगेशन है, जो चीजें ध्यान में रखना उसको तो हमें ध्यान ही रखनी है, लोगों के लिए भी हमें थोड़ा बहुत सोचने की जरूरत। चौथे नंबर में आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट के भी ऊपर ध्यान देना है, लोगों को प्रोटेक्ट करना, एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, इसके ऊपर भी हमें फोकस करने की जरूरत है। लेकिन हमेशा से ही चाइना के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो इस प्रकार के डैम का उपयोग पॉलिटिक्स के तौर पर करेगा, मतलब इंडिया को डराने धमकाने के लिए। जब कभी भी हमारे बीच में टेंशन होगी, चाइना बोलेगा कि मैं गेट बंद कर दे रहा हूँ पानी के, या फिर बाढ़ के टाइम में ही पता चला वो खोल दिया पानी के गेट, तो ऑलरेडी से हमारे यहाँ पर बाढ़ आना तय है। इस प्रकार से वो इसका इस्तेमाल कर सकता है, मिसयूज कर सकता है। इसलिए इंडिया कंटिन्यू इस बात को लेकर के अपनी चिंताएं जाहिर करते रहता है, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो। अब हम बात करते हैं एक मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाइना एंड इंडिया के बीच में, कि कैसे करके शेयर करेंगे हम वाटर डाटा को, पार्टिकुलरली सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। ये चीज जो मेमोरेंडम पहले हम साइन करे थे ना, वो एक्सपायर हो चुका है। अब फिर से दिक्कत पैदा हो जाएगी यहाँ पर। पहले जब तक ये मेमोरेंडम था तब तक सब कुछ सही चला था, अब खत्म हो गया है, अब दिक्कत हो सकती है, अब दोनों पानी को लेकर के लड़ाई चालू हो जाएगी।
अब आज के समय में देखा जाए उतने ज़्यादा तो खराब रिलेशन नहीं है चाइना और इंडिया के, इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो राइटर का कहना है कि भाई ये अच्छा समय है कि इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को आप और भी ज़्यादा बेटर कर लीजिए, तो आगे ये हमको काम आने वाला है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक एक्सपर्ट लेवल का मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि हम डील कर सकें वाटर रिलेटेड मैटर्स को दैट मीट्स रेगुलर तरीके पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन 4 दिन के लिए हो गया है, ये रेगुलर काम कर सके। इसके लिए हमें एक्सपर्ट लेवल का मैकेनिज्म लेकर के आना है। इसको शॉर्टकट में ELM बोला जाता है और ELM ही बार बार यहाँ पर आने वाला है। लेकिन यदि इस प्रकार का कॉन्क्रीट एग्रीमेंट नहीं है तो जो ELM का रोल है वाटर रिलेटेड मैटर को मैनेज करने के लिए, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हमें क्या लेकर के आना है, हमें एक्सपर्ट लेवल का मैकेनिज्म लेकर के आना ताकि हम पानी के विवाद को कम कर सकें। इसके बाद कौन कौन से रिस्क हैं इस डैम को लेकर के, ये आप देख सकते हैं। पहले नंबर की बात यह है, जैसे कि ये डैम यहाँ पर बना हुआ है। अब जब हम बना रहे थे आजू बाजू के एरिया के गाँव को, पेड़ पौधों को हमने हटा दिए हैं। ऑलरेडी से कुछ आजू बाजू में गांव हैं, उनके डूबने की संभावना रहती है। फिर नीचे वाले एरिया को बोला कभी पानी कम मिल जा रहा है, कभी गेट खोल दे रहे हैं तो बह जा रहे हैं बेचारे लोग। इस प्रकार की चिंताएं इस डैम से रिलेटेड रहने वाली हैं। अब जो प्रपोज किया जा रहा है डैम, ये ऐसा कंस्ट्रक्ट होगा कि भाई ये दुनिया का मोस्ट सिस्मिकली एक्टिव रीजन में होगा। और एक चीज और है, ये जो डैम बनाए जाते हैं ना, इससे भूकंप कम नहीं होते हैं बल्कि और बढ़ जाते हैं, तो और भी ज्यादा कंडीशन खराब होने वाली है। ये दिक्कत यहाँ पर पैदा होगी क्योंकि जो रिस्क ऑफ अर्थक्वेक है इसने काफी सिग्निफिकेंट थ्रेट पैदा कर दी है टू द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर विथ द पॉसिबिलिटी ऑफ कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंस फॉर बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। चाइना भी बचने वाला नहीं है। यदि वो सोचे कि डैम बना दिया हूं तो वो अर्थक्वेक से बचने वाला नहीं है। ये नीचे वाला हिस्सा भी प्रभावित होगा और चाइना भी बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है अर्थक्वेक से। तो पहला जो खतरा है वो अर्थक्वेक का ही है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, अर्थक्वेक ने तिब्बत में जनवरी 2025 की ही बात है, लगभग 120 से भी ज्यादा डेथ हुई थी एंड 150 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। ये अभी का एग्जाम्पल है, ज्यादा पुराना नहीं हुआ है। रिवर को कैसे नुकसान पहुंच सकता है, इसकी जो सहायक नदियां हैं उनको पानी कम मिलेगा, तो जाहिर सी बात है उससे जो जुड़े हुए गांव देहात के लोग हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनको पानी की मात्रा कम मिलने वाली है। एनवायरमेंटल बुरी तरह से डैमेज होने वाला है, ये जाहिर सी बात है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी से एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन आप कर दिए तब जाकर आपने डैम बनाए हैं। वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के पशु पक्षी सबको नुकसान पहुंचा है जब हम इस डैम का निर्माण कर रहे थे। तो बांग्लादेश, इस प्रकार का जो डैम है ये बांग्लादेश के ऊपर भी प्रभाव डालने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश से भी होकर के ये रिवर गुजरती है, फिर हमारे यहाँ पर ये प्रवेश करती है। लेकिन बांग्लादेश ने कोई सीरियस कंसर्न जाहिर नहीं किया है हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर के। अब मेन रीजन ये है कि ढाका और न्यू दिल्ली दोनों के बीच में मतभेद यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। इसी के चलते चलते ढाका हमारा साथ नहीं दे रहा है एंड पार्टिकुलरली जब शेख हसीना की गवर्नमेंट का फाल हुआ 2024 में, यदि वो रहती तो शायद हमारे साथ हाथ मिला करके वो इसका विरोध करती। अब हम बात कर लेते हैं, यदि ये डैम इतना बड़ा बना दिया जाता है तो कौन कौन इससे प्रभावित होने वाले हैं, ऑलरेडी से हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बांग्लादेश को भी प्रभावित करने वाला है ये, ठीक है। तो जो वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं तिब्बत में, ये प्रभावित करने वाली है लोअर रिपेरियन साउथ एशियन स्टेट को, जैसे कि नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, सब इससे प्रभावित होने वाले हैं। इसलिए इन सब लोगों को आगे आना चाहिए और इस चीज से डील करने की हमको जरूरत है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोग आपस में मिल करके
इस चीज को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हमारे पास में कोई अलायंस नहीं है इस प्रकार के कंट्रीज का, ठीक है, जो कि तिब्बत से पानी को प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए चाइना अपनी मनमानी करते जाता है। इसके बाद जो बायलैटरल टाइज है इंडिया एंड चाइना के बीच में, एंड मेनी ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्रीज आर नॉट इन गुड शेप एंड सी फ्लक्चुएशन फ्रिक्वेंटली। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ में हमारे रिलेशन इतने भी अच्छे नहीं चल रहे हैं कि वो चाइना के साथ में, चाइना के खिलाफ में इंडिया का साथ दें और वो खड़े हो पाए। तो देखिए, इंडिया एंड चाइना के बीच में जो रिलेशन चल रहा है